हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या सोचा था? नहीं आएंगे? गलत। जब तक कंसेप्ट को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके। हमारा काम ये है कि कंसेप्ट को तोड़ते रहें और आपके लिए कंसेप्ट को हलवा बनाते रहें, और आपका काम क्या है? इस हलवे को खाते रहना है। ओके। पढ़ते रहना है। ओके। तो आज हम क्या लेके आए हैं? लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं आपके लिए एसुलव का। इससे पहले हम 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। उनमें हम एल्कली मेटल्स के बारे में सभी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। ओके, सभी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने? जीईसी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ओके, सब्लिमेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग मेटेलिक कैरेक्टर। ओके। इसी प्रकार हमने बहुत सारी क्या पढ़ी हैं? प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। किसके लिए? एल्कली मेटल्स के लिए। और आज उन्हीं प्रॉपर्टियों को हम किसके लिए पढ़ेंगे? एल्कलाइन मेटल्स के लिए। एल्कली मेटल्स के लिए हम पढ़ चुके हैं। ओके। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्कलाइन मेटल्स के लिए। एल्कली अर्थ मेटल बोल दो या आप एल्कलाइन मेटल बोल दो, यही बात। ओके जी। दोनों को ही क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इनके बारे में अपन सभी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं। आज करेंगे अपन एल्कलाइन मेटल्स के बारे में सभी प्रॉपर्टीज डिस्कस, जिनमें से मैंने बहुत सी आज मैं प्रॉपर्टीज को क्या करूंगा? एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ओनली फॉर ऑर्डर बताऊंगा, क्योंकि मैं सभी प्रॉपर्टीज को लास्ट 5 लेक्चर्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर किसी ने भी लास्ट 5 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले जाके उन लेक्चर्स को देखें, इसके बाद ही लेक्चर पे आए, क्योंकि इसमें मैं आपको प्रॉपर्टीज में लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। इस बार मैं आपको अल्कलाइन मेटल्स के जो ऑर्डर है, आयोनाइजेशन एनर्जी, जो प्रॉपर्टीज के ऑर्डर हैं, उनको ही बताऊंगा। ओके जी। एल्कलाइन मेटल से स्टार्ट करते हैं। ओके। तो पढ़ने जा रहे हैं अपन एल्कलाइन मेटल। एल्कलाइन मेटल। सर, एल्कलाइन मेटल को एल्कलाइन मेटल ही क्यों कहा जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके माइंड में ये आना चाहिए। आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? तो सर, एल्कलाइन मेटल इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है वो भी लिख देता हूँ मैं। क्षारीय मृदा धातु। ओके जी। क्या मीनिंग होता है? क्षारीय मृदा धातु। तो एल्कलाइन मेटल क्षारीय मृदा धातु क्यों कहते हैं सर? इनको क्षारीय मृदा धातु ही क्यों कहते हैं? एल्कलाइन मेटल्स ही क्यों कहते हैं? तो सर, इसका रीजन है कि ये जब जो एल्कलाइन मेटल है वो जल अपघटन करके क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं। ओके जी। बेस बनाते हैं, और वो बेस कहाँ मिलते हैं? जो इनके हाइड्रोक्साइड होते हैं, जल से क्रिया करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। बनाएंगे नहीं बनाएंगे? तो और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं वो किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। और वो कहाँ पाए जाते हैं? सॉइल में पाए जाते हैं। ओके जी। सॉइल में, मृदा में पाए जाते हैं। ओके जी। सॉइल में पाए जाएंगे तो उन्हें इसलिए क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु, क्योंकि ये नेचर क्या होता है? बेसिक। किसमें पाए जाते हैं? सॉइल में। एंड मेटल है तो मेटल। ओके, तो क्या कहेंगे इसे? बेसिक सॉइल मेटल बोल सकते हैं, एल्कलाइन मेटल। ओके जी। ये समझ आ गया। और सर, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी किसके लिए? एल्कलाइन मेटल्स के लिए, जीईसी पढ़ी थी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एल्कलाइन मेटल का? NS2। और हमने एल्कली मेटल्स के लिए पढ़ा था वो क्या होता है? NS1। और इसमें कौन कौन से मेटल्स आते हैं सबसे पहले वो देखेंगे। तो सर, इसमें आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ओके। और एंड रेडियम। तो इनमें से जो रेडियम है वो क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ओके जी। दिस इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने के कारण इसके बारे में अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अपन डिस्कस करेंगे इन 5 एल्कलाइन मेटल्स के बारे में: बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ओके। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया मैंने आपको, कितना होता है? NS2 होता है। ओके बच्चों। सारे मृदा धातु क्या बोलते हैं? क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर एंड सॉइल में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें एल्कलाइन मेटल बोलते हैं, या एल्कली अर्थ मेटल, या क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। ओके जी। ये हो गया। सेकंड देखो, जेड इफेक्टिव की अगर मैं बात करूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
इसे रफ कर देता हूँ एक बार के लिए मैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई अपनी जीईसी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता लग गया हमको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बता चुका हूं मैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लास्ट लेक्चर्स में सभी के बारे में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही क्यों बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज क्यों नहीं बोलते, इसका रीजन भी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है। सेकंड लेक्चर या फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने ये बात आपको। ओके, तो जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव का मीनिंग जो न्यूक्लियस है उसके द्वारा जो बाह्यतम वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन हो उस पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं अपन, जेड इफेक्टिव बोलते हैं। ओके जी, समझ आ गया ये। तो जेड इफेक्टिव किस पे ज्यादा लगेगा, देखो ये बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ओके जी, ये है एल्कलाइन मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। रेडियम के बारे में बातें नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ दिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पर देखो बेरिलियम का साइज ये इतना है, मैग्नीशियम का इतना, कैल्शियम का इतना, स्ट्रोंशियम का इतना, बेरियम का इतना। ये तो पता है जो ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम जाते हैं, वर्ग में जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ओके, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो साइज भी बढ़ेगा। ओके, ये आपको याद रखना है। कुछ कंसेप्ट होते हैं जो आपको याद करने होते हैं और कुछ ये चीजें हैं ये सब समझने की है। बस क्या है, जेड इफेक्ट जो एन है, एन अगर बड़ा है तो साइज भी बढ़ेगा। एन का एन क्या है यहाँ पर, एन क्या है, नंबर ऑफ सेल। अगर कोषों की संख्या बढ़ रही है तो साइज ही बढ़ेगा। तो ये टॉप टू बॉटम ही जा रहे हैं अपन, टॉप टू बॉटम। ये मैंने इस प्रकार लिखा है, अगर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे अपन तो ऐसे लिखे होंगे एस ब्लॉक में, बेरिलियम मैग्नीशियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, इस प्रकार लिखे होंगे। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा सर, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है। ये तो मैं सब चीजें बता चुका हूँ वैसे आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इस प्रकार होगा इसका ऑर्डर। ओके जी, ये समझ आ गया आपके, जेड इफेक्टिव समझ आ गया, जीईसी हो गया, जेड इफेक्टिव हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, एटॉमिक साइज देख लेते हैं। एटॉमिक साइज भी देखो यही बता देता हूँ आपको। थर्ड थर्ड एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं अपन, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज देखो ये मैंने अभी बता दिया, ये क्या है एटॉमिक साइज, ये तो अट्रैक्शन, ये क्या है, ये भी साइज, साइज क्या होता है इसका सबसे कम होता है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, साइज सबसे कम इसका, सबसे ज्यादा किसका, अपना बेरियम का। ओके जी, साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और जेड इफेक्टिव का ये हो जाएगा। देखो ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी, साइज जिसका सबसे ज्यादा होगा उस पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो सबसे कम होगा। ओके जी, ये मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ किस प्रकार होगा, पूरा प्रूव करके बताया मैंने आपको। अगर किसी ने लास्ट वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले उन लेक्चर्स को देख लें, और इन लेक्चर्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा आपको, वहां से भी आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। ओके, नहीं तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, एस ब्लॉक की कंप्लीट प्ले लिस्ट है अपने पास, वहां पर ये लेक्चर्स अवेलेबल है। ओके, ये समझ आ गया, एटॉमिक साइज आ गया, जेड इफेक्टिव हो गया, जी इसी हो गया, तीन प्रॉपर्टीज हो गई। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखनी है, पहले इनको रफ कर देते हैं। रफ कर देते हैं, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, इनको नोट करना हो, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो नोट कर सकते हैं। ओके, वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर सकते हैं। जी इसी हो गया अपना NH2 एल्कलाइन मेटल्स के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एनर्जी, आईई, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक ही बात है। ओके जी, एनर्जी और एंथैल्पी एक ही बात है, एनर्जी एनर्जी होती है, एंथैल्पी चेंज इन एनर्जी होती है, जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसे एंथैल्पी बोलते हैं। तो सर आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर अगर मैं देखना चाहूँ किसमें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो सर अगर मैं इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखना चाहूँ,
तो सर मैंने आपको ये बताया हुआ है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जिस पे जेड इफेक्टिव ज्यादा लग रहा है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ये सभी कंसेप्ट मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ, सेकंड लेक्चर में बताया था मैंने शायद इसको। ओके, तो देखो अभी आपको जेड इफेक्टिव के बारे में बताया था। किसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा था? इसका था? इसका था या नहीं था? क्योंकि इसका साइज क्या था, बहुत ही स्मॉल था। स्मॉल साइज होगा तो इसका जो न्यूक्लियस है और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उनके मध्य में अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। क्यों सर? मैंने सब देखो सब चीजें आपको बता रखी हैं। कैसे होगा सर, क्यों होता है सर? तो सर आपने ये कूलाम्स लॉ पढ़ा होगा, के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आर की वैल्यू मीन्स डिस्टेंस अगर कम है तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, नहीं होता? तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, कम है इनकी तुलना में, इनका साइज और बड़ा होगा, और साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी इसके कंपेरिजन में। तो यहाँ पर क्या है, इसके कंपेरिजन में कम है, तो कम होगी तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा है, और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी विलगित गैसीय परमाणु से, किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा। बेरिलियम का साइज सबसे ज्यादा होगा तो उसमें जो न्यूक्लियस है और जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है उसके मध्य की दूरी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर कम होगा। अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो बहुत ही कम एनर्जी देने पर इसका एक इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर हो जाएगा। ओके जी, अपना क्या हुआ, ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो गया। बेरिलियम की सबसे ज्यादा होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर मैग्नीशियम की, उसके बाद कैल्शियम की, उसके बाद स्ट्रोंशियम की, और उसके बाद किसकी होगी, बेरियम की। ओके जी, ये चीजें समझ आई आपको? जल्दी बताइए, अभी तक जो पढ़ा है 4 टॉपिक को समझ आए? जल्दी बोलिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, कर दो रफ इनको, रफ कर देता हूँ। क्या प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं अपन? अब कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं? अब प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं अपन मेल्टिंग पॉइंट। ओके जी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिफ्थ प्रॉपर्टी अपनी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बी पी लिख दे रहा हूँ। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे देखेंगे सर? सर जो ज्यादा कठोर होगा, जो ज्यादा कठोर होगा उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होंगे, ज्यादा होंगे, और जिसका जो जो क्या होगा, दुर्बल होगा, जिसके बीच जो बॉन्ड है वो दुर्बल पाया जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के मान क्या होंगे, कम प्राप्त होंगे, लो प्राप्त होंगे। तो देखो अब अपन को किस में कंपेयर करना है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरिलियम, इनके बारे में बात कर रहे हैं, अल्कलाइन मेटल्स के बारे में। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरिलियम। तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट क्या कैसे होगा, देखो इसका साइज क्या है, छोटा, इसका साइज क्या है, छोटा, तो ये जो बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर ज्यादा है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा है, तो ये जो बॉन्ड बनाएगा वो क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए, इसको मेल्ट करने के लिए, इसको पिघलाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा इस प्रकार। और बेरियम का साइज क्या है, सबसे बड़ा है, तो वो वीक प्रकार के, वीक क्या है, बॉन्ड बनाएगा, और उनको तोड़ने के लिए आसानी से अपन तोड़ सकते हैं और मेल्ट कर सकते हैं उनको। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे कम हो जाए। ओके जी, ये चीज समझ आ गई। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस किस को समझनी है, जल्दी बताओ जी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जी। मेल्टिंग पॉइंट हो गया आपका, बॉइलिंग पॉइंट हो गया जी। ओके जी, तो रफ करते हैं इसे, 5 पॉइंट हो चुके हैं अपने। ओके जी, इसको रफ करो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो गया जी। नेक्स्ट कौन सा रह गया अपना, और कौन कौन से रह गए, जीईसी हो गया अपना,
ओके जी, जीईसी हो गया, जेड इफेक्टिव हो गया, और कौन से हो गए अपने, जेड इफेक्टिव हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई, ओके, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गई। और अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ जी, डेंसिटी मान ले लेते हैं 6 नंबर है शायद, या 5th नंबर, कोई सा 2 नंबर डेंसिटी। सर अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, लास्ट वीडियो लेक्चर से बता चुके हैं आपको, मास बाय वॉल्यूम होता है कि होता है, नहीं होता, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अपन किस में कंपैरिजन करने जा रहे हैं हम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ओके जी, इनके बारे में बात करेंगे, डेंसिटी ऑर्डर देखते हैं। डेंसिटी बता चुके हैं और अभी भी बता दिया मैंने, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था मैंने इसको। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो सर यहाँ पर देखो, जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, बट वॉल्यूम के कंपैरिजन में मास क्या होगा, ज्यादा इंक्रीज होगा। मास क्या होगा यहाँ पर, डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। ओके, मास ज्यादा बढ़ेगा किसकी कंपैरिजन में, वॉल्यूम की कंपैरिजन में। तो जो डेंसिटी है वो घटनी चाहिए थी, वो क्या हो जाएगी, मास बढ़ने के कारण डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और मास क्या होगा यहाँ पर, डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, तो उसकी वजह से डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके जी, तो डेंसिटी इंक्रीज होगी मास बढ़ने पर। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो मास बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है ना। इसका कितना होगा, लगभग 8 होगा इसका, जो इसका मास है वो 8 होगा, इसका लगभग 24 होगा। इस प्रकार क्या होगा, इसका मास क्या होगा, इधर जाते जाते क्या होगा, बढ़ते जाएगा। कैल्शियम का अराउंड 40 होगा। इस प्रकार जो मास है टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, और मास बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मीन्स इसकी कम, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, इसकी स्थिर ज्यादा। ओके, इस प्रकार क्या होगा, ये ऑर्डर होगा डेंसिटी ऑर्डर। ओके, इसमें एल्कलाइन, एल्कली अर्थ मेटल या एल्कलाइन मेटल्स के लिए। ओके जी, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी अपनी, डेंसिटी। और कौन सी प्रॉपर्टीज रह गई अपनी, ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई, 6 प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। ये देख लिया डेंसिटी आपने, इसको रफ करते हैं। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी रह गई अपनी, इस तरह अपन ने उसमें पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एल्कली मेटल्स के लिए जो अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, ये अल्कलाइन मेटल है वो वैसे शो नहीं करते। अगर शो करते तो इनमें कौन सा ज्यादा शो करता है और कौन सा कम शो करता है। तो देखिए जैसे भी अपन ने वहां पे पढ़े थे, तो सीजियम बहुत ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। क्यों, इस सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसलिए ज्यादा शो करता है क्योंकि उसका जो क्या पढ़ा था अपन ने, उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत कम होता है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के मन। तो उसमें क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स किसी भी मेटल पर क्या डालेंगे, किसी भी मेटल पर लाइट डालेंगे, एनर्जी डालेंगे, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएंगे। यही तो होता है फोटो इलेक्ट्रिक, बता चुका हूँ मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर्स में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो वैसे शो नहीं करते, अगर करते तो बेरियम सबसे ज्यादा शो करेगा। ओके, वैसे शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट मेटलिक बॉन्ड की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। ओके जी, मेटलिक बॉन्ड, किसका मेटलिक बॉन्ड सबसे ज्यादा होगा, किसका सबसे कम होगा। ओके जी, तो किस कंपैरिजन किसमें कर रहे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, इनके बारे में बात कर रहे हैं जी। ओके, तो देखो बेरिलियम का साइज छोटा होता है, सबको पता है, मैग्नीशियम का उससे बड़ा, कैल्शियम का उससे बड़ा, स्ट्रोंशियम का उससे बड़ा, बेरियम का उससे बड़ा। ओके जी, तो मेटालिक बॉन्ड यहाँ पर क्या है, एट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। तो सर देखो एट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो ये बेरिलियम और बेरिलियम अगर फिर से बॉन्ड बना रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा ना, इसके मध्य में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। तो इसका जो मेटालिक बॉन्ड है, बेरिलियम जो भी मेटालिक बॉन्ड बनाएगा, किसी के भी साथ मेटालिक अगर बॉन्ड बना रहा है तो वो क्या होगा, सबसे ज्यादा मजबूत होगा बेरिलियम का। क्यों होगा सर, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन फोर्स उसको बहुत ही, बेरिलियम जो है दूसरे एटम को बहुत ही मजबूती से क्या करेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा। तो बॉन्ड क्या होगा
स्ट्रांग होगा। बट यहीं अपन अगर बेरियम की बात करें तो बेरियम का साइज बहुत ही ज्यादा होता है और अट्रैक्शन फोर्स क्या लगता है, बहुत ही कम लगता है। तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम लगेगा, दूसरे एटम को अट्रैक्ट करने की पावर इसकी बहुत कम होगी, तो वो जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। क्योंकि जो मेटलिक बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो इसकी मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, ओके। तो मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो बेरियम की सबसे ज्यादा होगी और बेरियम की सबसे कम होगी, ओके जी। 7 प्रॉपर्टीज हो गई अपनी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए, एल्कली अर्थ मेटल्स के लिए, ओके जी, क्षारीय मृदा धातुओं के लिए। और कौन सी प्रॉपर्टी रह गई अपनी, 7 प्रॉपर्टीज हो गई कंप्लीट, 7 प्रॉपर्टीज रह गई हैं, 7 प्रॉपर्टीज हो गई हैं, और कितनी रह गई हैं, और कोई याद आ रही है, जल्दी बताओ। 7 प्रॉपर्टीज हो गई हैं, चलो तो ठीक है, 7 प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई हैं, ओके जी। तो ये अपना था आज का एल्कलीन एल्कली अर्थ मेटल या एल्कलाइन मेटल, उनके लिए जीईसी, मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, जीईसी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सभी अपन ने 7 प्रॉपर्टीज क्या कर ली है, डिस्कस कर लिए इनके बारे में, एल्कलाइन मेटल्स के बारे में। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी अगर कंफ्यूजन हो इस लेक्चर से रिलेटेड, तो यहाँ पर कमेंट करें। इस लेक्चर से ही नहीं, कोई भी लेक्चर हो, तो अगर आप उसको देख रहे हैं और आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो जरूर से जरूर कमेंट करें, जिससे कि उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ, ओके। तो अगर ये वीडियो लेक्चर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशनल लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।